नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। बिहार और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी रस्साकशी अभी से तेज हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी जहां पर बिहार से लेकर बंगाल पहुंचे, विरोधियों पर तीखा प्रहार किया। बिहार में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों में ही सही जंगल राज की याद दिला दी। ये बताया कि कैसे नौकरी के बदले जमीन लिखवाई गई। और ऐसे में बिहार से जहां एनडीए सरकार ने आजादी दिलाई, अब बिहार में नई उम्मीदों वाला दौर आया है। तो बंगाल के दुर्गापुर में रैली के दौरान ममता सरकार पर जोरदार हमला बोला। आरोप ये लगाया कि जब तक दीदी का राज है तब तक बंगाल में परिवर्तन की आस नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने बंगाल के लिए बड़े सपने देखे हैं। बीजेपी विकसित बंगाल बनाना चाहती है। भ्रष्टाचार को लेकर टीएमसी को घेरा, तुष्टीकरण को लेकर टीएमसी को घेरा। और प्रधानमंत्री ने कहा कि इसीलिए बंगाल बदलाव चाहता है, विकास भी चाहता है, लेकिन ममता सरकार में घुसपैठ सबसे बड़ी चुनौती है, जिसको अवैध रूप से बसाया जा रहा है। ऐसे में बंगाल को बुरे दौर से बचाना है। बंगाल की पुलिस एक तरफा कार्रवाई करती है। ऐसी तमाम बातें रही जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी टीएमसी पर हमलावर नजर आए। तो आज बिहार और बंगाल की सियासत जहां आरोप प्रत्यारोप के बीच में रही है, प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, ऐसे में किस तरीके का सियासी गठजोड़ तैयार हो रहा है, इस पर आज चर्चा करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं आई हुई प्रतिक्रिया। आरजेडी के वो लोग आपको कभी रोजगार नहीं दे सकते। जो लोग रोजगार देने के नाम पर आपकी जमीनें अपने नाम लिखवा लेते हैं, आप याद रखिए, एक और लालटेन का दौर वाला बिहार था, एक और ये नई उम्मीदों की रोशनी वाला बिहार है। आज हर कोई कह रहा है टीएमसी हटाओ, बंगाल बचाओ। टीएमसी हटाओ, टीएमसी के शोराओ, बांग्ला के बचाओ। साथियों, युवाओं की शिक्षा और कौशल के साथ जो कुछ यहां हो रहा है वो और ज्यादा चिंता बढ़ाने वाला है। प्राइमरी एजुकेशन हो या फिर हायर एजुकेशन, सबको बर्बाद किया जा रहा है। तो आइए सवालों का जिक्र पहले करते हैं और उसके बाद मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत की जाएगी। आज पहला सवाल चर्चा में रहेगा, मैदान में प्रधान, शुरू सियासी घमासान। बिहार से लेकर बंगाल, किसका अमृतकाल? नई रोशनी वाला बिहार या फिर अपराध की बयार? बुरे दौर वाला प्रहार, दीदी से खुली तकरार। परिवर्तन को बंगाल तैयार, बनेगी बीजेपी सरकार। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर अब से थोड़ी देर बाद मौजूद रहेंगे, कुंवर अजय सिंह जेडीयू के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं, अशोक शर्मा जी हैं टीएमसी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही डॉक्टर राजकुमार रंजन प्रवक्ता आरजेडी अब से थोड़ी देर बाद चर्चा में मौजूद रहेंगे। धनंजय गिरी जी, आपके साथ शुरुआत करती हूं। प्रधानमंत्री मोदी आज 2 राज्यों में पहुंचे, दोनों राज्यों से चुनावी संदेश उनकी तरफ से दिया गया। अब इसे क्या चुनाव से पहले पूरा माहौल प्रधानमंत्री तैयार करते हैं ऐसे देखा जाए, या वाकई में विकास की योजनाओं को लेकर, विकास आधारित मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी बीजेपी कर रही है? जहां एक तरफ बंगाल में टीएमसी को घेरा, तो जहां बिहार में कांग्रेस और साथ आरजेडी को भी घेरते हुए नजर आए प्रधानमंत्री। चुनावी सभा नहीं थी, बल्कि एक सृजनात्मक सियासत की एक नई शुरुआत है। मिशन चंपारण जो है वो नया बिहार बनाने का एक सपना है, एक संघर्ष है। मोतिहारी में मोदी जी सौगातों की बारिश की, साबरमती की 2 संतानें चंपारण में, वक्त ने करवट ली है। मोहनदास करमचंद गांधी के बापू होने की यात्रा इसी मोतिहारी से, इसी चंपारण से शुरू हुई थी। गुजरात का दूसरा सपूत चंपारण आया। पहले सपूत ने यहाँ देश की आजादी की लड़ाई दी, दूसरे सपूत ने उस आजादी को बचाने के लिए घर घर पहुंचाने का बीड़ा उठाया। मोदी जी की उपस्थिति में मोतिहारी मनोहारी हो गई।
चंपारण महात्मा से मोदी तक की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणादायी होगी। आज जिन विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने बिहार को क्या क्या मिला, 7,217 करोड़ की एक योजना तो मिली ही मिली, लेकिन आज जो बिहार को मिला, जो मोदी जी ने बिहार को बताया, जिस तरह से उन्होंने कहा कि लालटेन के मध्यम रोशनी से निकाल करके जगमगाता हुआ विकास का जो उन्होंने मॉडल बिहार के सामने प्रस्तुत किया, पुणे जैसा पटना, मुंबई जैसा मोतिहारी, यह मुमकिन है क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। विकास की जो नई गाथा लिखता हुआ बिहार है, जिस तरह से रोजगार है, जिस तरह से चमचमाता हुआ बिहार है, आगे बढ़ता हुआ बिहार है, और 50 लाख हम लोगों ने रोजगार दिया है, 10 लाख रोजगार और 39 लाख रोजगार का सृजन, और आगे 1 करोड़ का जो लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री जी ने उन लोगों पर भी कहा जो नौकरी के बदले जमीन ले गए और जिनके पास जमीन नहीं बची है, जिन लोगों को हाई कोर्ट से आज ही फटकार लगी है, वो दौर भी बिहार नहीं भूला जब एक दौर था लालू जी का, जब घोटालों के घटाटोप अंधेरे थे, पशुपालन का चारा घोटाला था, कोबाल्ट मशीन घोटाला था, वन कीटनाशक घोटाला था, शिक्षा घोटाला था, लेक्चर ड्यूटी घोटाला था, मेगा घोटाला, इंजीनियरिंग परीक्षा घोटाला, मिट्टी घोटाला की घोटालों की अगर बात करें तो घोटालों के घटाटोप अंधेरे में बिहार करा रहा था लालटेन के घेरे में। उस लालटेन की मध्यम रोशनी से निकाल करके आज हर घर बिजली, हर नल से जल, 96,000 किलोमीटर पुल पुलियों का निर्माण, हर गांव को सड़क से जोड़ने का काम, जिस तरह से महात्मा की इस क्रांति भूमि से सत्ता सुचिता से चलेगी, न कि लूट के साथ चलेगी। अब जो लूट वाले लोग हैं, जनता उनकी विदाई कर देगी, और विदाई तो उनकी पहले से हुई पड़ी है, अब आने का कोई स्कोप फर्दर भविष्य में नहीं दिखता है। और मोदी जी की आप देखेंगे खूबी है, जहां भी जाते हैं वहां की मिट्टी से रचा बसा महसूस करते हैं। इस मुल्क की माटी से जुड़ा हुआ साबरमती के संत हो या संतान, इस मुल्क की माटी का कोना कोना उनसे जुड़ा हुआ महसूस करता है। आज मोतिहारी में जो दृश्य आपने देखा, आपकी चैनलों पर मैंने भी देखा, जिस तरह से जनता में उत्साह था, जिस तरह से लोग उमंग के साथ मोदी जी को देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए आतुर थे, लालायित थे, वो पता चलता है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ आज दुनिया में ही नहीं, भारत में तो है ही है, दुनिया में किस तरह से ऊपर है, और किस तरह से किस भाव विभोर से लोग उनको, बंगाल कार्यकर्ताओं को आप मिलते हुए देखिए, किस भाव विभोर से लोग नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं कार्यकर्ता। आम जनता कितने उम्मीदों से नसरत उनके तरफ देख रही है। भाई 10वीं अर्थव्यवस्था को चौथी पर ले गए हैं, तीसरी पर ले जाने का लक्ष्य है, शीर्ष पर पहुंचाने का संकल्प है नरेंद्र मोदी का, क्योंकि जनता भी जानती है मोदी है तो मुमकिन है। ठीक है अजय सिंह साहब, अगर सवाल अनकंफर्टेबल ना करे तो प्रधानमंत्री मोदी के लगातार होते दौरे, अभी 5वां दौरा भी उनका हो चुका है, ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता को लेकर किसी तरीके का कोई प्रश्न चिन्ह हो, जिसके बाद मोदी ने कमान खुद अपने हाथों में ले ली है? क्योंकि इस बार तो बिहार में बहुत मजबूत चैलेंज और चुनौती आरजेडी और कांग्रेस साथ में देने को तैयार है। पूर्णिमा जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप कैसे सोच लिया कि मोदी जी ने अपने हाथ में ले लिया? अरे बहुत पहले हमारे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि बिहार का जो चुनाव होगा एनडीए का नेतृत्व माननीय नीतीश कुमार जी करेंगे, और चूंकि हमारे सेना में एक से एक महारथी हैं, हमारे देश के प्रधान हैं प्रधानमंत्री जी, और अगर वो बढ़ चढ़ कर के बिहार में आ रहे हैं, बंगाल में आ रहे हैं, या पूरे देश में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, अपनी जनता से बातचीत करना, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना, ये हमारे प्रधानमंत्री की आदत सी है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है और डबल ताकत के साथ माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 25 से 30 फिर से नीतीश हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और बिहार वासियों को लालटेन युग से, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लालटेन युग से निकाल करके हम घर घर बिजली पहुंचा दिए, और अब तो शोषित वंचितों को जिनका बिजली का बिल 125 यूनिट तक है, उन्हें बिजली का बिजली फ्री दे करके 125 यूनिट तक बिजली फ्री दे करके गरीबों के हौसला और अफजाई हम कर रहे हैं। तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। बिहार के नेतृत्व माननीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं और देश का नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और यही तो विश्वास है, यही तो प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार की अदा है, जिस पर अजय जी, लेकिन अजय जी, अगर प्रधानमंत्री ने जंगल राज का जिक्र किया, जाने को तैयार है, प्रधानमंत्री ने आज जंगल राज का जिक्र किया, तो बीते कुछ दिनों में बढ़ता हुआ क्राइम ग्राफ बिहार में, वो भी तो इसी डबल इंजन की सरकार के दौरान ही हुआ ना।
पूर्णिमा जी, हम लोग बार बार इस बात को कहते हैं, एक तरफ जंगल राज्य की जब आप बात करती हैं तो हमारी रूह कांप जाते हैं, बिहार वासियों के रूह कांप जाते हैं। जब जंगल राज्य को याद करके हम बिहार वासी रूह कांप जाता हमारा। आज छिटपुट घटनाओं को छोड़ दीजिए, तो आज बिहार में सुशासन की सरकार है। माननीय नीतीश कुमार जी, सुशासन का मतलब न्याय के साथ विकास। आज देश के सर्वोच्च स्थान है बिहार का विकास की दर में। बिहार विकास दर देश के सर्वोच्च राज्यों में सबसे आगे है। और जो हमारी बहन बेटियां चूल्हे चौकी में सिमटी थी, माननीय नीतीश कुमार जी जंगल राज और लालटेन युग से निकाल करके घर में चूल्हे चौके में फंसी बहन बेटियों को स्कूल तक पहुंचाए। हमारे नौजवानों को किसानों को और नौजवान जो हमारे हैं, जो हमारे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है पूरे देश में केवल बिहार में ही मौजूद है, बाकी किसी राज्य में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मौजूद नहीं है। तो हमारे नीतीश कुमार बिहार के चहुमुखी विकास किए हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में डबल इंजन की जो सरकार चल रही है, ये सुशासन की सरकार है। डॉक्टर राजकुमार रंजन ज्यादा बताएंगे। विश्वास है आरजेडी के प्रवक्ता डॉक्टर राजकुमार रंजन जी भी हैं। और राजकुमार रंजन जी, आज तो बड़ा हमला बोला प्रधानमंत्री मोदी ने, जंगल राज का जिक्र किया, पलायन का जिक्र किया, और अब तो प्रधानमंत्री रोजगार की बात करते हैं, घर देने की बात कर रहे हैं, सब कुछ दे भी रहे हैं। मतलब विकास के पथ पर वो लेकर बंगाल को बरकरार रखना चाहते हैं कि जैसा बंगाल अभी विकास हो रहा है बिहार में, वैसा का वैसा बना रहे, और इसीलिए ये सरकार जरूरी है। लेकिन साथ ही इस बात के भी आरोप लगते हैं कि जब आपके पास नौकरी देने का मौका था, तब भी तेजस्वी ने वादे किए कि भाई हम नौकरियां देंगे। क्या हुआ उसके बाद? अब जब बाहर बैठे हैं तब भी अगर झुंझुना पकड़ाना है तो उसी नौकरी का देते हैं कि हम नौकरी देंगे, इतनी नौकरियां देंगे, करेंगे। लेकिन सच्चाई तो सर ये है ना कि बिहार में जाति आधारित राजनीति से क्या आरजेडी ऊपर उठने को तैयार है और प्योर डेवलपमेंट की बात करने के लिए और विपक्ष से चुनौती लेने के लिए, यानी कि एनडीए से चुनौती लेने के लिए तैयार है क्या वो? पूर्णिमा जी, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं ये कह दूं कि आपने 17 महीनों की सरकार में आपने देखा था 2022 में 5 लाख लोगों की नौकरियां माननीय तेजस्वी जी के उप मुख्यमंत्री रहने के कार्यकाल में मिला था। यह मेरा ब्लूप्रिंट है और पूरे बिहार 13 करोड़ जनता जानती है, समझती है। इन बातों के अलावा जो महत्वपूर्ण बात आज मैं कुछ कहने जा रहा हूं, शायद आज जो चंपारण में मोदी जी का जो अभिभाषण हुआ, उन सदन में मैं पहले 2 बातों का जिक्र करना चाहता हूं कि चुनावी समय आ गया है, चुनावी साल है। अब लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार का दौरा करेंगे, सरकारी खर्च पर करेंगे। बिहार एक गरीब राज्य है, लेकिन करोड़ों रुपया उस सरकारी खर्च का, बिहार की जनता का खर्च राजनीतिक सभाओं में सरकारी कार्यक्रम के रूप में हो रहा है। लेकिन इस संदर्भ में 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। चुनावी घोषणा में बहुत सारी घोषणाएं हुई है, लेकिन पहला कारण यह है कि जब चुनावी साल आया तो अभी रैलियां क्यों हो रही है, अभी घोषणाएं क्यों हो रही है? इससे पहले 20 साल से सत्ता शासन में उस समय क्यों नहीं हो रही है घोषणाएं? क्यों काज रूप नहीं दिया गया? किसने रोका था आपको? जाहिर तौर पर इस संदर्भ में मैं 2 बातों का उल्लेख करूंगा। पहली बात तो मोतिहारी में 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मोतिहारी का जो चीनी मिल बंद पड़ा है, अगली बार आऊंगा तो यह चीनी मिल शुरू होगा और यहीं के चीनी से चाय पीऊंगा। और आज जब वहीं रैली हो रही है तो उस मिल का क्या हुआ, इस पर सत्ताधारी पार्टी को जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, बहुत सारी घोषणाएं उन्होंने की। ये अलग बात है कि बिहार की जितनी हिस्सेदारी थी वह मिली, लेकिन प्रधानमंत्री जी यह समझिए कि 2015 के आरा के चुनावी सभा में 1.25 लाख करोड़ की घोषणा की थी। क्या बिहार को 1.25 लाख करोड़ मिल गया? यह घोषणाओं का वर्ष है, चुनावी समय है, बड़ी बड़ी बातें की जाएगी, सरजमीन पर कुछ बातें नहीं आएगी।
बिहार की जनता यह समझती है, 13 करोड़ जनता, चुनावी समय आ गया, घोषणाएं होगी। तो आप भी तो राहुल गांधी को आप भी तो साथ लाकर कोई सियासी संकेत ही देना चाहते हैं सर, कि नहीं देना चाहते हैं? जब आप राहुल गांधी को बुलाते हैं तो साथ में जब तेजस्वी के वो नजर आते हैं तो आप कौन सा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश करते हैं? तब आप चुनाव की तैयारी नहीं कर रहे हैं क्या? अगर तेजस्वी यादव बार बार बीजेपी पर, एनडीए पर हमलावर होते हैं तो क्या वो राजनीतिक तैयारी नहीं कर रहे हैं क्या? क्या वो अपनी चुनावी जमीन को मजबूत करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं क्या? पूर्णिमा जी, आप देखें कि माननीय प्रधानमंत्री जी आए बिहार, चुनावी सभा को संबोधित किया उन्होंने, लेकिन क्या बिहार में जो क्राइम हो रहा है, बिहार जो पटना क्राइम कैपिटल बन चुका है, हर बार आते थे तो जंगल राज की बात करते थे, इस बार उन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि उनकी सरकार में, एनडीए की सरकार में, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया है, प्रशासनिक कार्रवाई हो नहीं रही है, सरकार से सत्ता शासन चल नहीं रही है। बेहद आश्चर्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अगर बिहार के उद्योग लगाने की बात करते, बिहार में पलायन क्यों हो रहा है इनकी बात करते, शिक्षा में इतना पिछड़ा हुआ क्यों है, बिहार के नीति आयोग ये जो कागजात हैं उसमें बिहार इतना पिछड़ा हुआ राज्य क्यों है, मल्टी डायमेंशनल रूप में इतना पिछड़ा हुआ क्यों है, बिहार में शिक्षा ड्रॉप आउट इतना क्यों है, और इसके साथ साथ कई विश्वविद्यालयों को उद्घाटन कर देते, किसी उद्योग लगाने की प्रक्रिया में किसी उद्योग भवन का उद्घाटन कर देते तो इससे पलायन रुकता। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, रेलवे का उद्घाटन कीजिएगा, रेल चलवाइएगा, पलायन यहाँ जो कर रहा है बाहर किस तरह से अच्छे से जाए, रोजगार की बात नहीं करेंगे, और वो बिहार की जनता जो है दिल्ली, बॉम्बे और अदर साइड सूरत जाएंगे। सर रेलवे का मुद्दा गलत छेड़ देते हैं फिर आप, फिर लालू यादव की बात होने लगेगी, फिर लैंड फॉर जॉब की बात होने लगेगी सर, फिर 90 के दशक के आरजेडी की बात होने लगेगी, फिर 2004 की बात होने लगेगी जब कैसे बिहार में सिर्फ और सिर्फ किडनैपिंग और लूटपाट किस चरम पर थी, फिर उन सब की भी बात होने लगेगी सर। और इसीलिए जनता ने आजिज होकर फिर दोबारा से इनको चुना, लगातार इनकी सरकार बन रही है। जल्दी से धनंजय जी आप जवाब देंगे। इसी बीच में कांग्रेस से राजेश राठौर जी भी जुड़ चुके हैं, उनके पास भी जाऊंगी, टीएमसी के नेता भी हैं, और साथ ही सुनील जी आपके पास भी फौरन आते हैं। 2-3 बातें हैं। एक तो भाई साहब ने कहा कि इन्वेस्टमेंट का, जब आरजेडी का शासनकाल था यूपीए के साथ में, उस 10 साल में मेयर 1,86,000 करोड़, 2 लाख करोड़ से भी कम का राशि आई थी, और पिछले 11 सालों में हम लोगों ने 14 लाख करोड़ की राशि केंद्र सरकार ने, एनडीए की सरकार में बिहार को दी है। कांग्रेस की जब सरकार थी तो मेयर 13,132 करोड़ का बजट था, आज हमारा 13,365 करोड़ का अकेला मेट्रो का बजट है, जितना पूरे कांग्रेस ने पूरे बिहार के बजट पे छोड़ा था। 23,000 करोड़ के मेयर बजट पे छोड़ा था आरजेडी ने, 3,27,000 करोड़ के बजट पर हम लेके गए। तो विकास की जो बानगी, और बता रहे हैं कि अगर ट्रेन चलेगी तो पलायन होगा। अरे ट्रेन यातायात का साधन है, उससे लोग आएंगे जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं, यानी कि जो जहां जहां रेल बंद कर दिए जाए, हवाई जहाज बंद कर दिए जाए, ट्रेन गाड़ियां बंद कर दी जाए, ताकि कोई जाए ही नहीं कहीं, ना कोई कहीं जा सके ना आ सके। भाई ट्रांसपोर्टेशन को सुगम करना, कहीं भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के लिए जरूरी है बिजली हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, लॉ एंड ऑर्डर हो। ये करें ट्रांसपोर्टेशन से माइग्रेशन होगा ना, कि उसके साथ पड़ेगा। ऐसा विकासशील सोच रखने वाले किसी और का सुना हुआ ढोल जो पीट रहे हैं, वो सुना हुआ तो कम से कम अपना भी तो कुछ लगाइए। आपके समय में जो घोटाले घटा टोप थे लैंड फॉर जॉब में, अभी आपको हाई कोर्ट से झटका लगा है। और कांग्रेस पार्टी की आप बात करें पूर्णिमा जी, कांग्रेस लालू यादव की पालकी ढोएगी बिहार में। 15 साल उन्होंने को पालकी ढोई थी, 20 साल से पालकी ढो रहे हैं, और आगे भी पालकी ढोएंगे। लालू यादव तो कुछ भी देने को तैयार नहीं है। अर्चना इसको ये भी गंवारा ना हुआ, हम जिस पे मर मिटे वही हमारा ना हुआ। कांग्रेस ने अपने आप को खत्म कर लिया आरजेडी के चक्कर में, और आरजेडी उनको कुछ चंद सीटें भी देने को तैयार नहीं है। उनके नेताओं को धकिया करके ट्रक से फेंक दिया जा रहा है नीचे। ये कांग्रेस की स्थिति है बिहार में। ठीक है राजेश जी, आपके पास आते हुए, दोनों की वैसे तो बंगाल और बिहार दोनों पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत में बिहार के साथ ही आपके साथ करती हूँ। लगातार देख रहे हैं सर, मोदी विरोध की बात करते करते, लेकिन सर जब जनता के बीच में विकास पहुंचता है, जब योजनाएं पहुंचती हैं, जब सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है,
तो क्या जनता के सामने मजबूत विकल्प के तौर पर कांग्रेस खुद को स्थापित कर पा रही है? कम से कम पिछले आंकड़े, अब लोकसभा चुनाव की 99 सीटों को अगर मैं छोड़ दूं सर, और उसमें बढ़ा हुआ कांग्रेस का ग्राफ छोड़ दूं, तो बाकी सर राज्यों में तो बहुत बुरा हाल है फिर। और क्या इंडिया गठबंधन से दिखाने की बात है सर? सीट शेयरिंग को लेकर कोई चर्चा हुई? कहीं तक आप लोग आगे पहुंचे? पूर्णिमा जी, बड़े आदर भाव से इस बात को हम रख रहे हैं। क्या मैं प्रधानमंत्री जी के बात को गंभीरता से लूं या गंभीरता से नहीं लूं? अगर गंभीरता से लूं तो उनके हमारे उन सब भाषणों को गंभीरता में लेना पड़ेगा जो उन्होंने बिहार में दिया है। चूँकि हमारे प्रधानमंत्री हैं, निश्चित तौर पे हमें उनकी बातों को गंभीरता से लेनी चाहिए। उन्होंने मुजफ्फरपुर की भरी सभा में हजारों की भीड़ में नीतीश कुमार जी पर 36 घोटाले का आरोप लगाए थे। सीधे आरोप नहीं लगाए थे, उन्होंने एक एक विभाग का उल्लेख अपने मुंह से किया था। अगर आप इजाज़त दें तो मैं उसमें 40 सेकंड लगेगा, मैं 40 सेकंड बर्बाद नहीं करना चाहता। लेकिन प्रधानमंत्री जी मुजफ्फरपुर की भरी सभा में 36 घोटाले का आरोप माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताए थे। तो मैं उसको गंभीरता से लूँ या नहीं लूँ? अगर मैं उनको गंभीरता से लूँ तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए। अगर गंभीरता से नहीं लूँ तो आज के भाषण को क्यों गंभीरता से लूँ? दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी की बात को गंभीरता से लूँ तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पश्चिमी चंपारण में जो चीनी मिल है, ये बंद चीनी मिल में मैं आऊँगा, यहाँ के इसी चीनी मिल के चाय से मैं चाय पीऊँगा। पीएम मोदी तो आए, चाय उनकी फीकी रह गई, चूँकि वो चीनी मिल तो चली नहीं, जनता के गुड़ खा के चले गए। वही प्रधानमंत्री, एक और बात कर रहा हूँ पूर्णिमा जी, हम इंडिया गठबंधन पे जाते हैं, इंडिया गठबंधन की एकजुटता पे जाते हैं, लेकिन इस बात की चिंता आपको भी होगी, क्योंकि आप भी इस भारत के नागरिक हैं, तो बिहार के प्रति आपकी भी पीड़ा होगी कि जब भी प्रधानमंत्री जी आते हैं उनका स्वागत पहले अपराधी करता है। पहली बार एक बार आए तो बोडी रोड चौराहे के गोलियों से तरताड़ दिया गया, दूसरी बार आए तो बेली रोड पे गोलियों से तरताड़ दिया गया, और जब आज प्रधानमंत्री जी आए हैं तो कल ही पारस जैसे बड़े हॉस्पिटल में घूस कर गोलियों से छलनी कर दिया गया। हम बाकी जिलों में हत्या हो रही है इस पर चर्चा नहीं करते। ऐसा कोई दिन नहीं है कि किसी जिला में हत्या नहीं हो रहा होगा। तो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी लेंगे कि बिहार में जो हत्या का ग्राफ बढ़ा है इसके जिम्मेदार कौन होंगे? डबल इंजन या ट्रबल इंजन, पीएम या सीएम? प्रधानमंत्री क्या इस बात की जवाब दे पाएंगे कि बिहार से जो पलायन बढ़ रहा है इसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे? पीएम या सीएम? और अभी रोजगार की बात कर रहे थे हमारे धनंजय भाई, और हमें पालकी ढोने की बात कर रहे थे। कांग्रेस तो पालकी ढो रहा है। अरे हम पालकी को छोड़े भी हैं, हम अलग अलग लड़े हैं, लेकिन आप कभी याद कीजिए कि पालकी छोड़े हैं कभी? आप तो कहरिया बने हुए हैं, आप पालकी ढो रहे हैं कि कम वाले को भी माथे में बैठाए हुए हैं, भ्रष्टाचार भी बढ़ाए हुए हैं। आप ये बताइए ना, 20 साल के नीतीश की डबल इंजन की सरकार या 11 साल की नरेंद्र मोदी जी की सरकार, बिहार में कौन सा एक उद्योग लगा है? नहीं बता सकते हैं आप। गरीबों के लिए कितनी ट्रेन चली हैं? आप वंदे भारत की बात करते हैं, आप राजधानी ट्रेन की बात करते हैं, आप उसे बुलेट ट्रेन की भी बात करते हैं। संपूर्ण क्रांति, सब क्रांति, जन साधारण जैसे ट्रेन गरीबों के लिए चला क्या? आप मधुबनी में जाते हैं, बड़ी बात बोल देते हैं कि ट्रेन दे रहे हैं, आप यहाँ से लेबर बन के गुजरात जाइएगा, वहां से कमा के आइएगा। क्या बिहार लेबर है? आप लेबर बनाना चाहते हैं? ये सवाल बिहार के लोगों का जायज है। आज जब नौकरी की बात करते हैं, हम कह सकते हैं दावे के साथ कि अगर नीतीश कुमार चाहते तो नौकरी दे सकते थे, लेकिन नहीं दिए। इसका जवाब अजय जी देंगे और धनंजय जी भी देंगे, लेकिन डिप्टी सीएम बने तब नौकरी दोनों से इसका मैं जवाब लूंगी सर। लेकिन इतना कहते हुए जरा अशोक शर्मा जी के पास में एक बार पहले जाना चाहूंगी। घोटालों का इतना कहते हुए राठौर जी बस इतना कहते हुए जरा एक बार मैं टीएमसी के पास जाना चाहूंगी कि अगर आपको नीतीश कुमार पर आरोप लगाने वाले प्रधानमंत्री मोदी और उनका गठबंधन इतना खलता है तो आप ये भी याद कर लीजिए कि आप इस वक्त उसके साथ हैं जिसके ऊपर चारा घोटाला और लैंड फॉर जॉब जैसे कई गंभीर और भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे हुए हैं, जिनके साथ आप साझा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जिनके साथ आप सीट शेयरिंग पर चर्चा करेंगे। मैंने वही कहा फिर सर दोनों चुपने चाहिए, फिर दोनों चुपने चाहिए, लेकिन इन पॉलिटिक्स देयर इज नथिंग परमानेंट सर। चारा घोटाले से ठीक है, बात समझ लीजिए सर जल्दी से। चारा घोटाला का आरोप लगा, लालू जी जेल गए, उसके बाद नीतीश कुमार 2 बार उनके पैर पकड़ने गए हैं। नीतीश कुमार 2 बार उस आरोप पर अब तो कह चुके हैं ना इधर
उधर नहीं जाएंगे सर, नहीं अलग है। अब कह चुके हैं इधर उधर नहीं जाएंगे, अगर इसकी ज्यादा तकलीफ है तो भी बता दीजिएगा। ठीक है अशोक जी, कोई बात नहीं, अजय जी उसका जवाब देंगे, मना कर चुके हैं अशोक जी। ठीक है अशोक जी, जल्दी से आपके पास आते हुए, प्रधानमंत्री ने आज बहुत बड़ा हमला टीएमसी पर भी बोला, ममता बनर्जी को भी ये कहा कि जब तक टीएमसी रहेगी तब तक ये दीवार ऐसी खड़ी रहेगी कि विकास नहीं पहुंच पाएगा। बंगाल में भी अपनी जमीन को मजबूत करने की कोशिश तो बीजेपी कर ही रही है, लेकिन टीएमसी क्या चुनौती देखती है बंगाल में? देखिए पूर्णिमा जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मोदी जी जब से 2014 से आए, उनका पहला टारगेट है कि वो पश्चिम बंगाल में अपनी जगह तलाश करने के लिए अभी भी घूम रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में उनको कोई मुद्दा तो मिलता नहीं है। वो सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो हिंदुस्तान के सब जात के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो पश्चिम बंगाल में आते हैं और हिंदू मुसलमान, पश्चिम बंगाल के लोगों को आपस में लड़ाना, ये सब मुद्दा उठाकर लेकर आते हैं। देखिए क्या होता है, हमारे देश के जब प्रधानमंत्री आए थे तो उन्होंने हम लोगों से बहुत उम्मीद के साथ बहुत से कमिटमेंट किया। उन्होंने कहा था काले धन हम लाएंगे, उन्होंने कहा था कि जो भी लोग हैं उनको हम पकड़ के अंदर डालेंगे, लेकिन आज की डेट में देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी ऐसे कुछ धनी लोग हैं जिनको इतना धन प्राप्त कर दिए हैं कि आज की डेट में उनके धन की अगर इंक्वायरी की जाए तो बहुत से लोगों का नाम उन्हीं के पार्टी के लोग का आएगा। एक्चुअली मोदी जी खुद पूरी तरीके से पार्टी को नहीं चला रहे हैं। एक्चुअली मोदी जी एक थिएटर कलाकार की तरह आकर भाषण देते हैं, उनको पता नहीं है कि उनके अपने ही पार्टी में कितने लोग हैं जो उनके विरुद्ध खड़े हो चुके हैं। आने वाला समय में देखिए 2024 से मोदी जी का ग्राफ गिर रहा है, बढ़ नहीं रहा है। वो जहां भी जाते हैं, जिस स्टेट में जाते हैं, वहां तोड़ मरोड़ की राजनीति करते हैं, वहां के हर छोटी मोटी पार्टियों को तोड़ देते हैं, वहां के लोगों को आपस में लड़ा देते हैं। ये कैसी राजनीति कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। उनके जब से सरकार में आए हैं हिंदुस्तान में आतंकवाद का ज्यादा बढ़ावा हो रहा है, हर तरह के लोग आपस में लड़ रहे हैं। ये सब अच्छी चीज नहीं है। मोदी जी को अगर विकास की बात करते हैं मोदी जी, तो स्टेट की सरकार को साथ में लेकर विकास की बात करनी चाहिए, ना कि आप सिर्फ वहां पे अपनी सरकार बनाने के लिए वहां पे आके विकास की बात करते हैं। अब इलेक्शन आ गया, अब बहुत सी शिलान्यास होंगे, बहुत सी योजनाएं होंगी, लास्ट पे आप पता करिएगा कि ये सारी योजनाएं उनके धनी लोगों को मिल गई। कौन से अशोक जी, कौन से बड़े आतंकी हमले हुए जब से मोदी सरकार आई है? लाइन से बताइएगा सर। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, हाँ। आप शुरू से देखिए कि सारे जितने भी आतंकवादी जो गतिविधियां होती है ये भारतीय जनता पार्टी के राज में ही क्यों होती है? नहीं, जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव जोन के अलावा सर आप मुझे जरा आतंकी हमले तो गिनवाइए। पुलवामा में जो हुआ था, मैं कह रही हूँ जम्मू कश्मीर के सेंसिटिव जोन को छोड़कर आतंकी हमले जितने हो रहे हैं जब से मोदी जी आए, जरा गिनवा तो दीजिए, एक गिनवा दीजिए सर बस। आपको मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर के सेंसिटिव जोन को छोड़कर उसके बाहर जितने हमले हुए एक बता दीजिए सर, एक बता दीजिए। पहलगाम एक बता दीजिए। नहीं हुआ, पुलवामा का हुआ, पहलगाम का हुआ, दो बता दिया। आप सुन ही नहीं रहे हैं, आप सुन ही नहीं पा रहे। जम्मू कश्मीर आपके कान तक ही नहीं पहुंच रहा सर। बताइए, हमारे कान तक पहुंच रहा है। अरे मैंने बोला ना कि जम्मू कश्मीर से बाहर निकलकर एक आतंकी आज के डेट में जो उत्तर प्रदेश में जो हिंदू मुसलमान को लड़ाया गया आतंकी हमला, हमारे आतंकी हमला है। और क्या, तो ये क्या बोलते हैं मुसलमानों को? ये मुसलमानों को तो आपके बंगाल में जब रथ यात्रा निकलती है और उसमें जो होता है वो क्या है? हमारे बंगाल में जो रथ यात्रा शोभा यात्रा निकलती है उसमें जो होता है क्या है? क्यों महाराष्ट्र में नहीं होता है? अरे सर आपने बोला, नहीं हुआ क्या? अरे फिर वही बात, आपने कहा यूपी में जो हो रहा है वो आप आतंकी हमला मानते हैं। मैं पूछ रही हूँ कि आपके बंगाल में शोभा यात्रा निकलते वक्त जो होता है बताइए। ये भी पूरी तरीके से नवरात्रि के दौरान जो होता है बताइए क्या है? हमारे यहाँ पे हो रहा है आतंकी हमला हो रहा है आपके बंगाल में। हमारे यहाँ पे सुनिए, आज की डेट में बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश में जो हिंदू मारे जा रहे हैं, घुसपैठ को आप रोक नहीं पा रहे हैं। कैसे रोकेंगे मैडम? घुसपैठ को आप रोक नहीं पा रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी 10 साल से सत्ता में थी तो उन्होंने क्यों नहीं कोई प्रावधान लाके उसकी ठीक है, लेकिन आज जब मोदी आए तो 5,000 करोड़ लेकर आए। वो आपको आज आपने एक भी बार शायद आपके मुंह से नहीं निकला कि वो 5,000 करोड़ की सौगात लेकर आए। आइए वापस चर्चा की तरफ लौटते हैं। सुनील कौशिक जी, आज प्रधानमंत्री के 2 राज्यों के दौरे,
प्रधानमंत्री की किस तरीके की नीयत को दिखाता है? इसमें कोई गलत बात तो है नहीं कि भाई चुनावी तैयारी है, ये बहुत क्लियर है क्योंकि दोनों राज्यों में, एक में 26 में, एक में अभी 25 के एंड में चुनाव होने हैं, तो जाहिर बात है कि चुनावी लिहाज से तो ये इंपॉर्टेंट है ही बीजेपी के लिए। लेकिन साथ ही विपक्षियों पर जिस तरीके का निशाना प्रधानमंत्री ने साधा, वो किस तरीके की मेंटालिटी को ऑन ग्राउंड डेवलप करने का मादा रखता है? कितना स्ट्रॉन्ग, कितना इम्पैक्टफुल वो ऑन ग्राउंड आपको दिखता है? देखो पूर्णिमा जी, जिन राज्यों में चुनाव होना है उनमें चुनावी जो मेल भाव है, मतलब जो आप कह सकते हैं कि जो कमेंट किए जाएंगे चाहे पक्ष की तरफ से, विपक्ष की तरफ से या प्रधानमंत्री की तरफ से, उन पर तो चर्चा होगी। प्रधानमंत्री को भी घेरा जाएगा, प्रधानमंत्री विपक्ष को भी घेरेंगे। लेकिन यदि आंकड़ों की बात की जाए, चाहे पश्चिम बंगाल की जाए चाहे बिहार की जाए, यदि हम 10-10 साल का आंकड़ा उठा के देख लें, 2004 से लेकर के 14 और 14 से लेकर के 24 तक का, 25 तक का, तो सबसे ज़्यादा आंकड़े बताने की आवश्यकता नहीं है कि जितनी सहायता केंद्र सरकार से दोनों राज्यों को मिली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए, वो कांग्रेस की सरकार के रहते हुए नहीं मिली। इसको क्या झुठलाया जा सकता है? क्या प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने जितने दौरे दोनों प्रदेशों में किए, क्या मनमोहन सिंह ने उतने दौरे उन प्रदेशों में किए जा करके? क्या इसको भी कोई झुठला सकता है क्या? अब राजनीतिक बात होगी तो प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी को कैसे फायदा पहुंचे वो तो बात करेंगे ही, और विपक्ष वो बात करेगा जो प्रधानमंत्री को घेरा जाए। ये बहुत सारी बातें हो सकती हैं कि चुनावी सभा में जो कही जाती हैं। जैसे एक मुद्दा उठ रहा है आपकी डिबेट में कि चीनी मिल को लेकर के प्रधानमंत्री ने कहा कि अगली बार आएंगे तो इसी चीनी मिल की चीनी पीऊंगा। हो सकता है कि बहुत सारी चीजें छूट जाती हों, लेकिन जब से नीतीश जी की सरकार आई, या कहें कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तब से लेकर दौरों की बात की जाए या केंद्र सरकार के सहयोग की बात की जाए, तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि कांग्रेस की सरकार के रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो दोनों प्रदेशों में, चाहे पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, अन्य प्रदेश की तो बात नहीं हो रही है, केवल 2 ही प्रदेश की बात हो रही है, तो निश्चित तौर से बहुत आगे है। ये सारे जितने भी मेरे साथी यहां बैठे हैं, सारे लोग मानेंगे इस बात को लेकर के। अब रही विकास की बात या क्राइम की बात, ये तो निश्चित तौर से वहां की सरकारों की स्थिति है, लेकिन क्राइम होने के बाद या तत्काल कार्रवाई उस पर हो रही है, तो ये भी तो माना जाएगा कि कार्रवाई कैसे हो रही है। चाहे बिहार की बात कर लें, बिहार में जब भी चुनाव आता है तब ऐसी ही घटनाएं बिहार में देखने को मिलती हैं, और मैंने खुली आंखों से वहां वो सरकार भी देखी है और ये सरकार भी देखी है। लालू जी की सरकार भी देखी है, नीतीश जी की सरकार भी देखी है। मैं वहां उस सरकार में भी मैं कई बार गया और इस सरकार में भी गया। निश्चित तौर से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बदलाव तो बिहार में है। अब मैं राजनीतिक बातें नहीं करूंगा, लेकिन यह धरातल पर आप जाकर के देखेंगे, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे रेलवे की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं परिवर्तन आया है। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि लालू प्रसाद यादव जी ने कुछ किया ही नहीं, उन्होंने भी किया। लेकिन जो जंगल राज जैसा शब्द था, जो भी उस समय घटनाएं घट रही थी या जो भी कुछ हो रहा था, वो मैंने खुली आंखों से देखा है। अब इसमें कोई झुठला नहीं सकता है। पत्रकार होने के नाते खूब हमने लिखा है और देखा भी है, और आज की स्थिति को भी हमने देखा है। पश्चिम बंगाल की बात करिए, पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे कि पिछले 4 दशक से टीएमसी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, 40,000 से ज्यादा राजनीतिक हत्याएं पश्चिम बंगाल में हुई। कौन है इसका दोषी? लग रहा था पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी कि पश्चिम बंगाल में कुछ बदलाव दिखेगा, राजनीतिक हत्या रुकेंगी। लेकिन अगर बीजेपी वहां जीतना चाहती है, खुद के इनके कार्यकर्ता हिंसा का शिकार बंगाल में होते हैं, लेकिन संगठन जो है ना, वो बंगाल में बीजेपी का आपको मजबूत नजर आता है, कमजोर नजर आता है? नहीं, क्योंकि बीजेपी की अगर जीत की कोई रीढ़ है तो वो उनका संगठन है। वो किसी भी राज्य को आप उठाकर देख लीजिए। नहीं, आप देखिए, इससे पश्चिम बंगाल में यदि हम कहेंगे ममता दीदी से पहले किनकी सरकार थी, टकराव किससे था? तब तो बीजेपी नहीं थी वहां, और न बीजेपी इस स्थिति में थी कि आमने सामने होकर के लड़ सके। तो तब की स्थिति और अब की स्थिति देखिए, वहां तो सत्ता के लिए टकराव होता ही है, चाहे ममता दीदी आई हो या ममता दीदी से पहले जिनकी सरकारें रही हो। राजनीतिक हत्याओं का जिक्र किया पूर्णिमा जी, 40,000 से ऊपर राजनीतिक हत्याएं मायने रखती हैं। हत्याएं तो होंगी क्राइम को लेकर के, लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जिस प्रदेश में हत्याएं हो रही हो और वो हत्या न रुक पा रही हो,
ये मुझे लगता है कि सवाल खड़े होते हैं और यहाँ ठीक है। केंद्र सरकार को भी समझना पड़ेगा और पश्चिम बंगाल की सरकार। ठीक है, थोड़े छोटे छोटे जवाबों की तरफ मैं जल्दी से बढ़ूंगी और राजेश राठौर जी आपका काउंटर लेने से पहले एक बार अजय जी फिर धनंजय जी फौरन आपके पास आती हूँ। अजय जी, ऐसा तो नहीं है कि बेरोजगारी या पेपर लीक जैसे मुद्दे या पलायन जैसी समस्या नीतीश कुमार के काल में नहीं रही है? बंगाल के अंदर वो भी देखने को मिली है, भले ही आप शायद उसके ग्राफ के नीचे आने का जिक्र कर दें, लेकिन ऐसा नहीं कि समस्या नहीं है और समस्या को खत्म कर दिया आप लोगों ने सरकार में आने के बाद। पूर्णिमा जी, जो देखने का विषय होता है वो शासन का उद्देश्य विषय होता है कि शासन का उद्देश्य क्या है। पिछली सरकार में जहां तक जंगल राज्य की हम बात कर रहे हैं, पेपर लीक की बात कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं, ये तीनों चीजें जो पिछली सरकार में हुआ करती थी, जंगल राज भय और आतंक से पूरा बिहार में पलायन हो रहा था, पेपर लीक सरकार करवा रही थी, सारी माफिया सरकार के सहायता से माफियागिरी कर रहे थे, अर्थात मुख्यमंत्री आवास से संचालित हुआ करते थे। उस स्थिति को जंगल राज कहा जाता था। बिहार की जनता पूर्ण रूप से जानती है। आज माफिया चाहे जो भी हो, अपराधी चाहे जो भी हो, उसके ऊपर कार्रवाई होती है, त्वरित कार्रवाई होती है और दोषी जो भी हो उसे पताल से ढूंढ निकालती है पुलिस। शासन अपना कार्य करेगा, संवैधानिक संस्थाएं अपना काम करेगी और सरकार अपना काम करेगी। इसका नाम सुशासन है। और हम सुशासन में, मैं नहीं कह रहा कि हमसे चूक नहीं होता है, अगर हमसे चूक नहीं होगा तो फिर सरकार किस बात की? ठीक है, सत्ता में हम हैं, हम उसकी जिम्मेदारी लेंगे। राजेश राठौर जी जल्दी से जवाब देंगे। होती है, हम उस जिम्मेदारी को राजेश लेते राठौर हुए जी जल्दी से जवाब देंगे। लेकिन राज्यों की ताकत स्थिति रखते हैं। में कांग्रेस दर्शक दीर्घा में सर नजर आ रही है और ये कांग्रेस पार्टी के लिए उसके राजनीतिक भविष्य को लेकर तो सर चिंता की बात होगी ना। आपकी डिपेंडेंसी राज्यों में दूसरी पार्टियों पर हमेशा बढ़ती जा रही है। ऐसा लगता है आप बस दूर बैठे दर्शक दीर्घा में उतना सा रोल है बस सर। लगातार कांग्रेस पार्टी जनता के लिए सड़कों पे बिहार पे हम लड़ रहे हैं और आपका चैनल इसका साक्षी रहा है। मैं उन मुद्दों पे जाऊंगा तो आवाज बढ़ाएंगे सर। मैं कुंवर साहब का भी धन्यवाद देता हूं कि कम से कम बिहार में घटनाएं कुंवर साहब को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम बिहार में घटनाएं घटी हैं, इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लिया, लेकिन कम से कम प्रवक्ता के रूप में ले रहे हैं तो इनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। सुनील कौशिक साहब बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने कई बात कही। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री बिहार बहुत आते हैं, इससे पहले मनमोहन सिंह नहीं आते थे। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री का काम बहुत घूमना नहीं होता है, बहुत काम करना होता है। 53-54 में आ गए हैं नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, मनमोहन सिंह नहीं आए, वाजपेयी जी भी नहीं आते थे, कोई प्रधानमंत्री नहीं आए। प्रधानमंत्री का आना और प्रधानमंत्री का काम करना दोनों दो बात है। प्रधानमंत्री घूमने के लिए, चक्कर लगाने के लिए नहीं बनते हैं, प्रधानमंत्री काम करने के लिए बनते हैं। दूसरा है कि अगर बंगाल में हम खून हत्या नहीं रोक सकते हैं और उसकी जिम्मेदारी हम राज्य सरकार पर देते हैं, तो बिहार में जो रोज हत्या हो रही है इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर क्यों नहीं? इस पर दूसरा, हम 8,000 करोड़ की बात करते हैं कि 8,000 करोड़ रुपया दिखाई नहीं देता है, तो प्रधानमंत्री जी तो 1.25 लाख करोड़ रुपया की पैकेज दिए थे बिहार में, बोली लगा के दिए थे। और मैं नहीं, मुख्यमंत्री जी, अभी का मुख्यमंत्री है, तब के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अखबारों में विज्ञापन के माध्यम से बताया था कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, कोई नई योजना नहीं है। और विकास की बात करते हैं, क्या नई बात प्रधानमंत्री सर लाख करोड़, मैं वही बोला हूँ, 1,25 लाख की जो बोली लगी थी, 1,25,000 करोड़ की जो बोली लगी थी, मैं वही मैडम बोला हूँ कि 1,25,000 करोड़ की जो बोली लगी थी उसको मैं नहीं, नीतीश कुमार जी सरकारी विज्ञापन के माध्यम से टुकराए थे। तीसरा, मैं आ रहा हूँ, मैं वही आ रहा हूँ, प्रधानमंत्री की एक योजना बता दीजिए। मनमोहन सिंह बिहार में, आपके नेता को कोई गंभीरता से नहीं लेता, बिहार की जनता मनमोहन सिंह के कारण, मनमोहन सिंह के कारण है कि छपरा में और मधेपुरा में मनमोहन सिंह नहीं, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में एक बड़ा कारखाना और उद्योग बता दीजिए, एक बड़ा कर दें। आप काम बोलता है, जुबान नहीं बोलता है, कांग्रेस जो पल्ला बदलती काम बोलता है देश में। आप बताइए ना एक काम बताइए ना, नहीं बता पाइएगा। अखिलेश के साथ, कभी बसपा के साथ, कांग्रेस का एम्स, कभी आसाम रेलवे कारखाना और कभी कश्मीर में, हर समय आप अपना पल्ला बदलते हैं। बोलने से काम होता है। हर
देखिए, बोलने से क्या होता है, कांग्रेस के घूमने नेता से, को सूट देश की बदलने जनता, से, बिहार की बड़े-बड़े जनता बात नहीं, काम गंभीरता करना से नहीं पड़ता लेती है। जिम्मेदारी लेनी आप इस पड़ेगी बात को कि समझिए। आप 11 साल में बिहार को क्या दिए हैं, कांग्रेस की ये पूछेगा बिहार की जनता। सुन कितने लीजिए, उद्योग दिए हैं, 70 कितना साल में पलायन आपने हो गया बिहार है, शिक्षा 70 की क्या साल व्यवस्था में हुई है? बिहार में को आपने गड्ढे में ढकेल अरे दिया था। 70 साल में जब आपने बिहार के 70 साल में मुख्यमंत्री बिहार श्री को बाबू गड्ढे थे, में ढकेल तब दिया बिहार था। ऊपर से तीसरे अब नंबर पे बिहार- था। ठीक है, धनंजय आज जी नरेंद्र जवाब मोदी दीजिए। प्रधानमंत्री धनंजय जी नीतीश को साथ में कुमार है, लेकर आएंगे। तो नीचे से चौमुखी तीसरे विकास नंबर पे क्यों आ है? गए, तो बताइए। धनंजय जी कांग्रेस को बताइए। योजनाएं ही नहीं कि दिखती, जब श्री पूर्णिमा जी, योजना ही नहीं बाबू देखती। उसके बिहार बाद के आ रही हूँ मैं, मुख्यमंत्री राजकुमार थे, रंजन जी आ रही हूँ। बिहार के राजकुमार रंजन जी को मुख्यमंत्री थे। धनंजय जी को साथ में रखेंगे जरा एक बार। तब पहले धनंजय जी की बिहार बात। ऊपर से तीसरे नंबर पे था। नीतीश कुमार के राज में नरेंद्र मोदी का ठीक है, नीचे से धनंजय जी, तीसरे नंबर पे है। ये जवाब अंतर दीजिए है। प्लीज। धनंजय- कांग्रेस में और आपके सरकार में अंतर है। पूर्णिमा जी, राठौर जी हो गया। देखिए बिहार के संदर्भ में राजकुमार जी बस पूर्णिमा फौरन की इसके बात की बाद जाती है। फौरन पहले धनंजय जी का जवाब ले लूं सर, फिर उसके बाद फौरन आपके पास। पूर्णिमा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने बजट की बात की। हाँ 10 साल यूपीए की सरकार में, मैंने पहले ही बताया, 1,85,000 करोड़ का सिर्फ 10 साल में केंद्र से यूपीए के समय में पैसा मिला। आज 10 साल में 14 लाख करोड़ बिहार को केंद्र सरकार ने दिया है। ये सरकार का डाटा है। 14 लाख करोड़ बिहार को गया है और आप 1,25,000 करोड़ में फंसे हुए हैं। यहाँ 14 लाख करोड़ 10 साल में हमने दिया है। दूसरी बात, कांग्रेस का फेवरेट टॉपिक है कि गरीब गरीब गरीब। ये गरीब को गरीब बनाकर रखने के लिए इंदिरा गांधी ने कहा था गरीबी हटाओ। कांग्रेस के सारे नेता अपनी अपनी गरीबी हटाने लगे और इसमें सुखराम घोटालों के घटाटोप, अंधेरे 2G 3G जीजाजी कितने तरह के केस ठीक हुए। है। हम लोगों ने गरीब की गरीबी हटाई और हम नहीं कर रहे हैं। यूएनडीपी कह रहा है कि भाई 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। 4 करोड़ लोग उसमें बिहार में है जो गरीबी रेखा से ऊपर आए। हमने 4 करोड़ गरीबों के घर बनवाए, 12 करोड़ किसानों को सम्मान निधि दी, 12.5 करोड़ की इज्जत घर बनवाए, 4 करोड़ नया घर बनने जा रहा है, 1 करोड़ सैंक्शन हो चुका है। ये गरीबों के साथ हुआ। ठीक है। बिहार नरेंद्र गरीब का बेटा गरीब गुर्बत की गोद से निकलकर जब शोहरत तक का सफर तय करता है तो वो गरीब के लिए काम करता है। ठीक है, राजकुमार वो नारा रंजन जी नहीं को लगाता रखेंगे है जल्दी से। कि गरीबी हटाओ। दूसरी ठीक है। बात सर, जल्दी पूर्णिमा से, जी, थोड़ा सा दूसरी बात पूर्णिमा जी, जल्दी से सर, मैं जल्दी किसी के बीच में नहीं बोला था, रही अपेक्षा दूसरों से हाँ, भी करता बोलिए हूं। सर, बोलिए। दूसरी बात जो भाई साहब कह रहे थे बंगाल में, ये सही बात है कि आपके यहाँ जो जुतम पैजार मची हुई है ये सब लोग जानते। जंगल राज उसके लिए था जो शोषक वर्ग था, जो सत्ता पर बैठा रहता था। लालू जी ने जो सदियों से जो शोषित था उसको सरकार में ला दिया, पद पर ला दिया, शासक बना दिया, इसलिए इन लोगों के लिए जंगल राज हो गया। लेकिन जो शोषित थे उसके लिए वो मंगल राज था, ये समझने की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन 20 सालों में 2 दशक से आप सरकार में हैं। 11 साल हो गए डबल इंजन की सरकार, 20 साल से जेडीयू सत्ता में है, शासन में है। लेकिन नीति आयोग का डाटा देखिए कि बिहार कहां पर है। नीति आयोग जो प्रधानमंत्री उसके सर्वोच्च होते हैं, उनके डाटा में निर्धारित है देश का सबसे गरीब राज्य बिहार है। 26.59% जनसंख्या गरीबी से नीचे है। ठीक है सर, थोड़ा सा टाइम का मेरे पास शॉर्टेज है सर, 30 सेकेंड्स रखेंगे। एक बार जल्दी से सर टाइम शॉर्ट है सर। राजकुमार जी एक मिनट, एक हैप्पीनेस इंडेक्स आया था, एक फर्जी इंडेक्स है, भूख और ये फर्जी कुपोषण में इंडेक्स सबसे नीचे है। एक हैप्पीनेस इंडेक्स आया था अब जो देखिए, श्रीलंका भारत से शिक्षा आ गया। में ड्रॉप आउट और क्या हुआ है दुनिया जानती। शिक्षा में 35.9%। अरे भाई, ड्रॉप ये आउट हो जाते हैं। फर्जी डाटा अपना बंद करो। सुनिए, ये इंपॉर्टेंट बात नीति सुनिए, आयोग का जो डाटा है, आपने नीति कहा, आयोग का डाटा है। आपने जो आप प्रधानमंत्री जिसके सर्वोच्च होते जाके धनंजय गिरी धनंजय जी 10 सेकंड में प्लीज काउंटर रखिए, बाकी तो मेहमान के साथ क्लोजिंग कमेंट फर्जी लेकर डाटा खत्म पेश करते हैं करूंगा। क्या? राजेश नीति राठौर आयोग जी फर्जी है। प्लीज सर। धनंजय जी जल्दी से सर। 7,789 एक आदमी का एवरेज इनकम था, 7,789 रुपया। अब 87,000 हो गया तो ये सवाल उठा रहे हैं। 87,000, ठीक है। 7,000 to ठीक है। 87,000। अशोक छलांग कितनी ठीक बड़ी है, है? अशोक जी तो आपका एक बताइए, क्लोजिंग दूसरी कमेंट बात, सर, 30 एक सेकंड मिनट। टाइमर रख रही हूँ, फिर आपके लिए भी सर सुनील कौशिक जी 30 सेकंड क्लोज करूंगी। देखिए ऐसा है पूर्णिमा जी, यहाँ पे सब गुनीगण बैठे हुए हैं, मैं तो सिर्फ 2 ही बात बोलूंगा कि आज के समय में जो बहस हो रही है वो हो रही है प्रधानमंत्री जी के विषय। प्रधानमंत्री जी जिस तरीके का भाषण देते हैं, अगर प्रधानमंत्री जी उसका 10% भी अगर अमल करवा ले तो हिंदुस्तान का इतना अच्छा भला हो जाएगा कि हिंदुस्तान के लोगों को सोचना ना पड़े। क्योंकि देखिए, ख्याली पकाओ पका के तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है। आज के समय में बंगाल में और बिहार में जो वो आकर भाषण दे रहे हैं, बंगाल और बिहार में, जी बिहार में तो उनकी सरकार है, ठीक है सर। और बंगाल में हमारी नेत्री 14 ठीक है, साल सुनील से कौशिक जी, मामा closing। की मानुष के साथ। सर क्लोजिंग।
देखो पूर्णिमा जी, सिर्फ मेरा ये कहना है कि आपके डिबेट में और अधिकतर ये सब बातें होती है, विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए, स्वस्थ परिचर्चा होनी चाहिए और राज्य के विकास के लिए सत्ता, सरकार और संगठन और विपक्ष का मिलकर के जब तक समन्वय नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कोई राज्य आगे बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री मोदी का विरोध हो, जिन मुद्दों पर होना चाहिए हो, लेकिन विकास के मुद्दे पर आप कमी गिना सकते हैं, लेकिन विकास के मुद्दे पर छोटी छोटी कमियां निकाल करके और विरोध करने की जो प्रवृत्ति आज मैं देश में देख रहा हूं, वो बीजेपी भी लागू है, जहां विपक्ष में बीजेपी बैठी हुई है राज्य में। कम से कम मुझे लगता है कि विकास के मुद्दे पर सत्ता पक्ष को और विपक्ष को समन्वय बना करके यदि विकास, राज्य के विकास में यदि आप समन्वय और अच्छे से बैठा लेंगे तो राजनीति का वो परिदृश्य खत्म हो जाएगा। विकास का सिर्फ दावा नहीं, जमीन पर वैसी सच्चाई भी दिखनी चाहिए, सिर्फ बात नहीं होनी भी चाहिए, और बाकी तो खैर जनता तय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। धनंजय जी आपका भी शुक्रिया, राजेश राठौर जी, कुंवर अजय साहब आपका भी शुक्रिया, राजकुमार रंजन साहब, अशोक जी, सुनील कौशिक सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।